हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 7 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। उसका कारण ये है कि आपको जो मैं पीडीएफ देता हूँ वो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट डाउनलोड करके नहीं पढ़ते हैं। अब ये जो पीडीएफ मैं आपको डेली की देता हूँ, इसकी खास बात यह है कि इसमें मैं आपको टेबल के फॉर्मेट में डेटा देता हूँ, और जब भी टेबल के फॉर्मेट में डेटा होता है उसकी खास बात यही होती है कि उसको पढ़ने पे आपको याद बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस वजह से मैं इस बात पर जोर देता हूँ, क्योंकि इस पीडीएफ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत फिल्ट्रेशन के बाद जाकर ये पीडीएफ बनती है, और केवल करंट अफेयर ही नहीं, स्टैटिक जीके भी होता है। तो आप ध्यान रखिए, अगर करंट अफेयर पर पूरा कंट्रोल आप पाना चाहते हैं तो पीडीएफ को भी आप डेली के डेली डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ें। पहले वीडियो में कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड फेमस एक किताब है जिसका नाम है हैमलेट। ये हैमलेट किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये किताब लिखी गई है। अब देखिए, इसके बारे में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जो कि जनरली लोगों को नहीं पता होता है। ये जो हैमलेट किताब है, ये हैमलेट किताब विलियम शेक्सपियर ने करीब 1600 एडी में लिखी थी। ठीक है। अब विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे थे, 2 इसमें से बॉय थे, मतलब लड़के थे, और ये दोनों जुड़वा थे। और विलियम शेक्सपियर की एक बेटी भी हुई थी, मतलब डॉटर थी बाद में। ठीक है। तो टोटल ये 3 बच्चे थे। अब इन तीनों में से जो एक लड़का था उसका नाम था हैमनेट। क्या नाम था? हैमनेट। और जब हैमनेट 11 साल का था तब इसकी मृत्यु हो गई थी, और ये ईयर था 1596। तो 1596 में हैमनेट, जो कि बेटा है विलियम शेक्सपियर का, 11 साल में ही उसकी मौत हो गई। आज तक किसी को नहीं पता कि उसकी मौत का कारण क्या था। अब इसके 4 साल के बाद आप देखो, विलियम शेक्सपियर ने एक किताब लिखी है, और ये ड्रामा किताब है, एक तरीके से आप बोल सकते हो प्लेबैक है ये। ठीक है। और इसका नाम हैमलेट रखा हुआ है। तो ये किताब, पहली चीज तो ये कि अपने बेटे के ऑनर में लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने। दूसरी बात ये कि ये किताब किसके बारे में बताती है, तो ये किताब एक कहानी है रिवेंज की, बदले की कहानी है, जिसमें एक बेटा अपने पिता की मौत का बदला लेता है अपने चाचा से, और उसका चाचा डेनमार्क का राजा बन चुका है। तो कैसे कैसे वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा, और वो भी अपने चाचा से। तो ये एक रिवेंज स्टोरी के साथ साथ काफ़ी सैड स्टोरी भी है। इसके ऊपर आज तक कितने प्लेबैक बन चुके हैं ये किसी को भी नहीं पता। आप ये मान लीजिए कि हज़ारों प्ले इसके ऊपर करे जा चुके हैं। इवन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वगैरह भी जो है, वहाँ पर भी कई बार इसके प्ले हो चुके हैं। तो वर्ल्ड फेमस है ये बुक हैमलेट। आई होप आप समझ गए होंगे। और उसके बाद जब ये किताब लिखी है तो देन 1616 में, उसके करीब 16 साल के बाद, विलियम शेक्सपियर की भी मौत हो गई। विलियम शेक्सपियर केवल 52 साल के थे उस टाइम पर, और जब इनके बेटे की मौत हुई है तब ये केवल 32 साल के थे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सही आंसर सबसे पहले दिए हैं, उसमें से हैं रिजू बसाक, इनके अलावा हैं विष्णु, अभी मोदक, नीतीश चौधरी, समीर हो गए, एंड मानस बेहरा हो गए, सुशांत हो गए, ठाकुर सिंह। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सबसे पहले सही आंसर दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने विलियम शेक्सपियर आंसर दिया है। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अच्छा, एक चीज़ और, एसएससी हो या फिर कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो, स्टैटिक जीके के लिए आप मेरी किताब ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से, और आज ही अपने घर मंगा सकते हैं। ये किताब जो है ये हिंदी और इंग्लिश में है। ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है कवर पेज में, इस किताब की खास बात यह है कि इसमें 81 टॉपिक मैंने कवर किए हैं स्टैटिक जीके के, मतलब कुछ भी छोड़ा ही नहीं है, और ये सब टेबल के फॉर्मेट में है। दूसरी ये जो बुक है, इसकी खास बात यह है कि ये भी हिंदी और इंग्लिश में है। इसमें मैंने स्टैटिक जीके ऑब्जेक्टिव टाइप में दिए हुए हैं सॉल्यूशन के साथ। साथ में केवल ऐसा नहीं कि एक बार में ही कंपाइल करके मिसलेनियस दिए हो, नहीं। इसमें क्या दिया हुआ है मैंने कि जैसे इसमें टॉपिक दिए हैं ना, वही एक एक टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर किया है, और उस टॉपिक से बनने वाले जो एमसीक्यूज हैं वो इसमें कवर हैं। साथ में ये भी दिखाया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में, एसएससी में, एनडीए में या रेलवे में, जहां पर भी पूछा गया है, वो सब कुछ मैंने इस किताब में सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है। सभी बुक्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन से मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा स्टार्टअप इंडिया डेस्क लॉन्च करी गई है? तो भारत के स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा।
अब देखिए, ये जो स्टार्टअप इंडिया डेस्क है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसको भारत सरकार का कहना है कि ये स्टार्टअप का महाकुंभ है। अब भारत सरकार ये चाहती है कि जितने भी भारत के स्टार्टअप्स हैं, जो मतलब जिन्होंने अभी इनिशियली अपना व्यापार स्टार्ट किया है, अगर उन्हें किसी भी ब्यूरोक्रेट से कोई भी समस्या है, मान लीजिए कोई अधिकारी उनसे घूस मांग रहा है उनका काम करने के लिए, या फिर डिले कर रहा है, तो वो सारी शिकायतें इस पर्टिकुलर डेस्क मतलब पोर्टल के ऊपर कर सकते हैं। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी 4 अंकों का जारी किया गया है। ये कौन से 2 राज्य हैं हाल ही में जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत उनको एक्नॉलेज किया गया है? तो ये 2 राज्य हैं, एक तो है त्रिपुरा और दूसरा है उड़ीसा। इन दोनों राज्यों को जोड़ा गया है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान में। अब देखिए, इसके लिए दोनों राज्यों को ऐसे क्षेत्र, दोनों राज्यों के जहां पर जनजातियां रहती हैं, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, तो उन क्षेत्रों में रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इससे जोड़ा गया है। अब त्रिपुरा जो स्टेट है, त्रिपुरा को 114 करोड़ की धनराशि दी गई है, और उसी जगह अगर उड़ीसा की बात करें तो इसके लिए 219 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। 219 करोड़ में टोटल 66 रोड बनाई जाएंगी उड़ीसा में, जिनकी लंबाई होगी 211 किलोमीटर। त्रिपुरा में इस पैसे की मदद से टोटल 25 रोड बनेंगी, और जिसमें से रेंज होगी 84 किलोमीटर। तो अल्टीमेटली इसका मेन उद्देश्य है कि जहां पर जनजातियां रहती हैं, जंगलों में रहती हैं बेसिकली, और बड़े रिमोट एरियाज में रहती हैं, वहां पर भी अच्छी सड़कें हों। यह है इसका मेन उद्देश्य। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा, और उड़ीसा में मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के गवर्नर हैं हरि बाबू खम्बमपति, और त्रिपुरा के गवर्नर हैं NI रेड्डी। यह कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा रूरल एरियाज में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको सशक्त करने के लिए एक वेबिनार लॉन्च किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब देखिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं वो व्यापार करके अपना जीवन यापन कर सकें, इसके लिए एक वेबिनार लॉन्च किया गया है। और इसको मेन उद्देश्य इसका यह है कि पूरे भारत में ऐसी महिलाएं जो कि अपना व्यापार करना चाहती हैं, जीवन याचन अपना करना चाहती हैं काम करके, उनको एक योजना से जोड़ा जाए, और इसका नाम है लखपति दीदी योजना। क्या नाम है? लखपति दीदी योजना। कुछ टाइम पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के अंतर्गत जब महिलाओं को जोड़ा जाता है तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किस तरीके से अपना खुद का व्यापार कर सकती हैं। साथ में हर एक के पास कोई ना कोई हुनर होता है, तो वो अपने हुनर को कैसे पहचान के किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को तैयार कर सकती हैं। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत लखपति दीदी के अंतर्गत महिलाओं को बैंक से लोन दिए जाने का भी प्रावधान है, और वो भी नॉर्मल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलता है उससे कहीं रेट ऑफ कम इंटरेस्ट पर यह लोन दिया जाता है। पहले ऐसे भारतीय बॉक्सर कौन हैं जो कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के फाइनल में पहुंच गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं हितेश गुलिया, और हितेश गुलिया ने अभी हाल ही में 70 kg वेट कैटेगरी में फ्रांस के बॉक्सर हैं जिनका नाम है मैकन ट्रायोर। क्या नाम है? मैकन ट्रायोर। इनको बड़ी शिकस्त दी है, 5-0 से सीधे इनको हरा दिया है, और इसी के साथ हितेश गुलिया अब फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में अब इनका मुकाबला होगा इंग्लैंड के बॉक्सर ओडेल कमारा से। ओडेल कमारा, तो देखने वाली बात होगी कि अब ये गोल्ड लाते हैं, या फिर अगर हार गए फाइनल में तो सिल्वर तो इनका पक्का ही है, और अगर जीत गए तब तो गोल्ड ही लेकर आएंगे। दूसरी तरफ भारत के कुछ और खिलाड़ी हैं, जैसे कि विशाल 90 kg वेट कैटेगरी में, सचिन सिवाच हो गए और जादूमनी सिंह हो गए। ये सभी ब्रोंज मेडल लेकर आए हैं इसी प्रतियोगिता में। इस बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का आयोजन ब्राजील में किया जा रहा है। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हाल ही में सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी डिक्लेयर किया गया है भारत के फिनटेक सेक्टर के लिए? फिनटेक का मतलब है फाइनेंस टेक्नोलॉजी। ऐसी कंपनियां जो कि फाइनेंस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी देने का काम करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आज की डेट में जो आप UPI यूज़ कर रहे हैं ना, जो आप पेटीएम करते हैं या गूगल पे करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, तो ऐसे में आपने देखा होगा उसमें आपको एक सॉफ्टवेयर मिल रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस वगैरह, ये जो सॉफ्टवेयर आए दिन अपडेट होता रहता है, ये सब फिनटेक कंपनीज ही करती हैं। तो इन सभी कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, उनके लिए मानक बनाने के लिए
ये है इंडिया फिनटेक फाउंडेशन, जिसकी स्थापना करी गई है। और ये एक तरीके से जितनी भी फिनटेक कंपनी हैं उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अब से कार्य करेगी। इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस कौन सा दिन मनाया जाता है? हिंदी में अगर बोलें तो अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस इसको बोलते हैं। यह अप्रैल की 5 तारीख को हर साल मनाया जाता है और पहली बार इसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। 2025 की थीम थी लीव नो वन बिहाइंड। और यह दिवस आपको पता है क्यों मनाया जाता है? इसका मेन उद्देश्य है कि हर एक देश की सरकार अपने लोगों के लिए कुछ ऐसे कैंपेन या मुहिम जरूर चलाएं जिसमें लोगों को सिखाया जाए कि उनके एक्शंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स सोसाइटी एंड कंट्रीज़ कैसी हैं। मतलब किसी भी देश का नागरिक होने के नाते हर एक व्यक्ति को अपने देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई पेड़ काट रहा है तो उसे काटने से रोको आप। अगर कोई किसी भी स्ट्रीट डॉग को या किसी भी गाय को, भेड़, बकरी या किसी भी जीव जंतु को मार रहा है या अत्याचार कर रहा है तो उसे रोको आप। तो इस तरीके की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अवेयर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह कौन सा राज्य है जिसके द्वारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऑनलाइन सर्विसेज राज्य के सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अप्लाई कर दी गई हैं? तो यह है केरल सरकार। देर आए दुरुस्त आए। हालांकि पूरे भारत भर में लगभग हर जगह पर डिजिटल पेमेंट सिस्टम है आज की डेट में, लेकिन केरल सरकार ने अभी फैसला लिया है कि केरल के अंदर जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उन सब में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। पहले फेज में केरल के अंदर 313 हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल कर भी दिए गए हैं पेमेंट सिस्टम। तो अब जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उन सभी में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट, इन तीनों से आप कर सकते हैं पेमेंट। केरल में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। यूनाइटेड नेशंस की 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट के आधार पर भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में कितनी रैंक है? तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक डेटा जारी किया गया है और ये डेटा ये बताता है कि दुनिया भर के कौन कौन से देश हैं जिन्होंने 2023 में एआई में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो भारत ने इसमें 10वीं रैंक सिक्योर करी है। ओवरऑल अगर पैसे की बात करें तो भारत सरकार की तरफ से 2023 में $1.4 बिलियन इन्वेस्ट किए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अब दुनिया में नंबर 1 पे कौन है? तो टॉप पे अमेरिका है। अमेरिका ने $67 बिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा है, बट भारत के कंपैरिजन में देखा जाए या किसी दूसरे का देश के कंपैरिजन में देखें तो एक कहीं ज़्यादा है। 67 बिलियन और कहाँ पर 1.4 बिलियन। सेकंड नंबर पे चाइना रहा है। तो चाइना भले ही सेकंड नंबर पे हो, लेकिन अमेरिका और चाइना के बीच में भी बहुत अंतर है। चाइना ने $7.8 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं एआई में। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि अमेरिका इस टाइम पर कितना क्रेजी हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। अमेरिका पूरे ओवरऑल अगर दुनिया में बात करें कि एआई में जितना इन्वेस्ट हो रहा है उसका अकेले 70% अमेरिका ही निवेश कर रहा है। मतलब बाकी में पूरे दुनिया के सारे देश आ जाते हैं 30% में, और अमेरिका 70% अकेले निवेश कर रहा है इसमें। इनको कौन नहीं जानता है? मनोज कुमार। हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। कौन थे? तो वही मैंने कहा, इनको कौन नहीं जानता है। ये अभिनेता और डायरेक्टर थे। तो 87 की एज में हाल ही में मुंबई में इनका निधन हो गया। आपको पता है इनको भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है। इवन भारत में जितनी भी पैट्रियोटिक फिल्म्स बनती थी, मतलब देशभक्ति की जो मूवीज़ बनी, उनका ट्रेंड इन्होंने ही चालू किया था। इनकी बहुत फेमस मूवीज़ हैं जैसे कि उपकार हो गई और क्रांति हो गई, पूरब पश्चिम हो गई, ये सब देशभक्ति की मूवीज़ हैं। तो इन्होंने ही ये ट्रेंड हिंदी सिनेमा में स्टार्ट किया था, बॉलीवुड में स्टार्ट किया था। और यही रीज़न था कि इन सभी मूवीज़ में इनका नाम भारत होता था और सारी मूवीज़ ब्लॉकबस्टर थी। इसी वजह से धीमे धीमे इनको भारत कुमार का टाइटल मिल गया था। इसके अलावा देशभक्ति से हट के भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ हैं इनकी, जैसे कि शोर मूवी, पत्थर के सनम, रोटी कपड़ा और मकान और सन्यासी जैसी मूवीज़ हैं। इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो कि सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, 2015 में। इसके अलावा 1992 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके थे और 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी इनको मिल चुका है।
तो एक तरीके से बोल सकते हो बॉलीवुड के लीजेंड या सिनेमा के लीजेंड मनोज कुमार का निधन हो गया। ये कौन है जिनको फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो इसके डीजीपी के रूप में अपॉइंट करी गई हैं सीमा अग्रवाल, सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं और अब से ये फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज को संभालेंगी। इससे पहले ये डीजीपी थी सिविल सप्लाईज में, ठीक है, और अब ये फायर एंड रेस्क्यू में आ गई हैं। इन्होंने जिनकी जगह ली है ये हैं आभास कुमार। आभास कुमार 31 मार्च को रिटायर हो गए हैं। हाल ही में रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट से पता लगा है कि 2023 से 24 के सत्र में तमिलनाडु का जीडीपी कितना था, जीडीपी ग्रोथ। तो यह ग्रोथ थी 9.69%, मतलब रिकॉर्ड हो गया ये अपने आप पे। और केवल तमिलनाडु की ही रिपोर्ट नहीं आई है, भारत के सभी राज्यों की रिपोर्ट आई है कि 2024 में किसकी जीडीपी ग्रोथ कितनी ज़्यादा थी। तो तमिलनाडु इसमें टॉप पर रहा है, सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ तमिलनाडु की थी। और इसका श्रेय ऑब्वियस सी बात है तमिलनाडु सरकार को जाता है। यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। ये कौन सा देश है जिसको बिम्स्टेक की अगले 2 सालों के लिए चेयरमैनशिप दी गई है? तो अगले 2 सालों तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता करेगा बांग्लादेश। और आपको याद होगा लगातार 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार बिम्स्टेक की 6वीं मीटिंग आयोजित करी गई है थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में, और पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ पर हिस्सा लेने के लिए गए थे 2 दिन के लिए। तो अब पीएम नरेंद्र मोदी तो लौट आए हैं और फाइनली इस मीटिंग का समापन भी हो चुका है और अगले 2 साल के लिए बांग्लादेश अब इसकी अध्यक्षता करेगा। बांग्लादेश के इंटर्म गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है और उनका कहना है कि अगले 2 सालों में बांग्लादेश कोशिश करेगा कि बेहतर से बेहतर लीडरशिप बिम्स्टेक को मिले। बिम्स्टेक बेसिकली एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1997 में करी गई थी, 1997 में। इसके आज की डेट में 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं और ये सारे बे ऑफ बंगाल के आसपास वाले सभी कंट्रीज़ हैं। श्रीलंका, दूसरा भारत, तीसरा नेपाल हो गया, चौथा भूटान, 5वां बांग्लादेश, 6वां म्यांमार और 7वां थाईलैंड। इन सभी देशों का इस ग्रुप में होने का मतलब यह है कि बे ऑफ बंगाल के आसपास वाले रीजन में इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को सभी देश बढ़ावा दें, मतलब एक दूसरे के साथ व्यापार अच्छे से करें, साथ में एक दूसरे की सिक्योरिटी और पीस में भी सपोर्ट करें। GSP 3.0 चल रहा है जिसको बोलते हैं गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम। इसमें हम गारंटी दे रहे हैं कि आपका SSC CGL 2025 में सिलेक्शन होगा। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो पूरी फ़ी रिफंड हो जाएगी। इतना ही नहीं, अभी तक जो फ़ी थी बैच की 4,000 रुपये, वो आपको मेरा कोड लगाने पर सिर्फ 949 की इस टाइम पर मिल जाएगी। और मेरा कोड है सुल्तान डिस्काउंट कोड केवल GSP पर ही नहीं बल्कि CHSL या फिर CPO या MTS कोई भी बैच अगर आप टेक्स्ट बुक से अवेल करते हैं तो सभी पर आपको 90% तक का डिस्काउंट इस टाइम पर मिल रहा है। और केवल डिस्काउंट ही नहीं, वैलिडिटी भी ज़्यादा बढ़ के मिल रही है। जैसे कि अभी 6 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर मिल रहा था तो अब 9 महीने का उसमें हो गया है, ठीक है। हर जगह पर मतलब 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हैं और एप्लीकेशन पर भी आप डायरेक्टली या फिर वेबसाइट पर भी जाके डायरेक्टली आप अवेल कर सकते हैं बैचेस। मेरी GSP में क्लास चल रही है इस टाइम पर, 2 क्लास चल रही हैं। सुबह 7:30 बजे ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ और 9 बजे मेरी हिस्ट्री की क्लास चल रही है। और आज शाम को मिलना मत भूलिएगा रात में 8 बजे SSC टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको बैक टू बैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, जो ताजमहल में सफ़ेद संगमरमर का यूज़ किया गया था शाहजहां के द्वारा, यह संगमरमर कहाँ से मंगवाया गया था? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।